नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, आपका वक्त बिना बर्बाद किए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। आज मैं NCERT वर्ग 6 के अध्याय 7 की विवेचना लेकर आपके बीच प्रस्तुत हूं। आज का जो टॉपिक है वो राज्य से साम्राज्य। तो रोशन के ये रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादी जी से एक करक नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों है? तो आप समझ ही गए होंगे। रोशन को जन्मदिन पर एक नोट मिलता है दादी जी से और उन्होंने सीडी खरीदने का मन बनाया था, लेकिन जब करक नोटों को छूते हैं और महसूस करने की उनकी इच्छा होती है, तभी उनका ध्यान उस पर जो चित्र है उस पर पड़ता है। एक तरफ गांधी जी का दाहिनी तरफ मुस्कुराता चेहरा और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर है। अब वो सोचने लगी कि शेर का चित्र यहाँ क्यों है। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हम अध्याय 6 में पढ़े। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर से अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में काले बिंदुओं से दिखाया गया है कि हम देखेंगे साथियों। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ने से पहले इन मानचित्रों में देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। ये मौर्य साम्राज्य का मानचित्र है और उस युग में जो प्रमुख नगर हैं उन सबको आप इस मानचित्र में देख सकते हैं और कहाँ कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन इसमें है। इसके अतिरिक्त जो हम यहाँ देखेंगे वंश, और वंश की बात की कि साम्राज्य मौर्य, अशोक मौर्य वंश के थे, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। जब एक ही परिवार में कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो वंश को आप समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से मैं इन बिंदुओं को आपके बीच रख रहा हूँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों, ये जो आप नोटों पर जो शेर का चित्र देखते हैं, इसका एक विशाल कहानी आप सभी जानते हैं कि ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसके अतिरिक्त महानतम राजाओं की बात करें तो उसमें जो अभिलेखों के निर्माण से संबंधित है, उत्कीर्ण करवाने से संबंधित है, उसमें अशोक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और अशोक मौर्य वंश के थे और उस मौर्य वंश के संस्थापक उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोक था। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य को जो उनके राज्य काज में सहयोग करने वाले थे, उनके साम्राज्य को एक मजबूती प्रदान करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था कौटिल्य। इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी इसका एक अन्य नाम है। और चाणक्य के जो विचार है वो अर्थशास्त्र में
उल्लिखित है, यानी चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। और साम्राज्य जो होता है साथियों, उसमें बहुत से नगर होते हैं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, सिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा जनपद और महाजनपद। जब छोटे छोटे कबीलों का समूह था तो वह जनपद था, फिर उन जनपदों का विस्तार हुआ, कई जनपद आपस में मिले तो महाजनपद का निर्माण हुआ। और जब कई महाजनपदों को मिलाकर कोई शक्तिशाली शासक एक कर लेता है तो वो साम्राज्य का निर्माण कर लेता है, और उनके जो शासक होते हैं वो सम्राट कहे जाते हैं। तो आपने इस सबको क्लास चैप्टर 6 में देखा था। इसके अतिरिक्त तक्षशिला की बात की जा रही है साथियों, तो तक्षशिला एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, जो आपको देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था तक्षशिला। उज्जैन था जो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले रास्तों में पड़ता था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत महत्वपूर्ण नगर सब है जिसे आप मानचित्र में देख सकते हैं। नगरों में जो रहते थे वो व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे नगरों में। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान पशुपालकों भी रहते थे, बहुत बड़े क्षेत्रों में उनका गांव बसा हुआ था। और दक्षिण भारत, मध्य भारत की बात की जाए साथियों, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में अधिकांश हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है। और उस मध्य भारत में रहने वाले लोग जो थे अधिकांशतः वो फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। फिर आप ये भी देखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि साम्राज्य के अलग अलग भागों में लोग अलग अलग भाषाएं का उपयोग करते थे, और अलग अलग किस्म के जो उनका भोजन था, अलग अलग किस्म का उनका पोशाक भी था। इन सब की चर्चा हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसकी चर्चा हमने की भी है और उसको आप देखते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। यानी जब छोटे हैं तो राज्य हैं, और जब बहुत सारे राज्य मिल गए तो साम्राज्य बन गए। स्वाभाविक है कि साम्राज्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होगी, उन्हें विशाल सेना रखना होगा, और इसके लिए वो कर इकट्ठा करेंगे और अधिक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। ये राज्य और साम्राज्य में मूलभूत अंतर है। अब साम्राज्य का प्रशासन, इस बिंदु को समझते हैं साथियों। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। तो साथियों, अगर इन बिंदुओं को हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनमें कहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको देखते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, तो साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में, प्रांतों में बटा था, और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण था सम्राट का। इसका मतलब था कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, किसान हो, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, सभी से कर इकट्ठा राजा के अधिकारियों द्वारा किया जाता था। राजा के आदेश का उल्लंघन करने वाले को अधिकारियों के द्वारा सजा भी दिया जाता था। अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। राजा संदेशवाहक रखते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो संदेश पहुंचाते थे, और राजा के जासूस भी होते थे। राज्य में अगर कोई कहीं जासूसी चल रही है, कहीं राजा के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है, उस पर जासूस ध्यान रखते थे।
और इन सब के ऊपर सम्राट था। सम्राट राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। सम्राट को असिस्ट करने के लिए मंत्रियों की सभा होती थी और राज परिवार के व्यक्ति भी उसमें शामिल होते थे और इसके माध्यम से सम्राट सभी अधिकारियों पर नियंत्रण रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र थे, इसे प्रांत कहा जाता था। तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी भी थी। जैसे आज भी आप देखते हैं कि पूरे भारत की राजधानी नई दिल्ली है और प्रत्येक प्रांत की भी अपनी अपनी राजधानी है। तो तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ मौर्य शासन में अगर देखें तो सिर्फ पाटलिपुत्र से नहीं, कुछ और प्रांतीय राजधानी थी जिसमें तक्षशिला, उज्जैन ये सब था, वहाँ से भी शासन किया जाता था। और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। पाटलिपुत्र मुख्य भूमिका में थे, यानी पूरे साम्राज्य की अगर राजधानी की बात की जाए तो वो पाटलिपुत्र थी। और राजा का जो राजकुमार यानी राजाओं का जो पुत्र थे, उनको राज्यपाल के रूप में प्रत्येक प्रांत में गवर्नर के रूप में, राज्यपाल या गवर्नर आप कह सकते हैं, उनके रूप में वहाँ भेजा जाता था। और वहाँ पर जो शासन किया जाता था वो उन्हीं की परंपराओं के अनुसार, जिस स्थान पर वो जाते थे वहाँ की जो स्थानीय परंपरा थी उस नियमों के अकॉर्डिंग ही, अनुसार ही जो राजकुमार गवर्नर के रूप में जाते थे वो वहाँ पर शासन करते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो प्रादेशिक केंद्र था उसके बीच में विस्तृत क्षेत्र थे और मौर्य शासक मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। आवागमन के लिए ये मार्ग महत्वपूर्ण थे और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में इस बात की चर्चा की गई है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिणी भारत सोनों और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे। स्वाभाविक है, राजा को जो गिफ्ट के रूप में भेंट किया जाता होगा बहुत सारे संसाधन, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, तो जंगल में जो लोग रहते थे वो स्वतंत्र थे काफ़ी हद तक और उनसे मौर्य पदाधिकारियों को जो चीज़ें मिलती थी उम्मीद की जाती थी कि वो लोग हाथी को पकड़कर राजा को देते थे, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर राजा को देते थे। अब यहाँ शब्द है साथियों, नजराना का जिक्र हुआ है, तो नजराना क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना और नियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मैंने बताया कि जंगल में जो लोग रहते थे या फिर जो लोग थोड़ा स्वतंत्र अवस्था में होते थे उनसे नियमित कर नहीं लिया जाता था। नियमित रूप से जो लिया जाता था वो कर था और जो अनियमित ढंग से गिफ्ट के रूप में, जो उपहार के रूप में चीज़ें दिया जाता था उसको नजराना कहा जाता था। तो आप समझ गए होंगे, नजराना स्वैच्छिक था, उपहार था, जबकि कर आपको देना ही था, वो नियमित था। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं साथियों। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, ये राजा के बारे में लिखते हैं कि जब राजा निकलते हैं तो उस अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। सोने की पालकी में जाते हैं। उसके अंगरक्षक भी सोने और चांदियों से अलंकृत हाथियों पर सवार करते हैं। अंगरक्षकों को पैर लेकर चलना होता और पैर पर तोता होता था। तोता चारों तरफ उस पैर पर झुंड रहता था और सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता था। सम्राट के साथ हथियारबंद महिलाएं होते थे जो घिरे रहते, वो इसलिए कि सम्राट को कहीं से कोई हत्या करने की कोशिश न करे। और राजा को भोजन देने से पहले उसके जो नौकर होते थे वो भोजन को चखते थे। और जो सम्राट
एक लगातार 2 दिन तक एक कमरे में नहीं सोते थे, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से उनका कमरा लगातार बदलता रहता था। ये तो राजा के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है। और पाटलिपुत्र पटना के बारे में देखिए, एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब देखिए पाटलिपुत्र का कैसा वर्णन कर रहा है मेगास्थनीज। कह रहा है बहुत खूबसूरत है, विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। आप इसे याद रखेंगे। 2 और 3 मंजिला वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। महल बना है काठ से और अलंकृत अर्थात सजाया गया है पत्थर की नक्काशी से, और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से भी उसको सुसज्जित किया गया है। तो साथियों, अब वीडियो लंबा हो जाएगा। आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। क्लास 6 का मैं लगातार कवर कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं क्लास 12 तक के सभी बिंदुओं को, जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक है, उसको आपके बीच रखूँ। तो निश्चित रूप से आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, तभी तो हम निरंतर आपके बीच इन तथ्यों को लेकर आएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।